अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सुलेमान आशिक है और इस वीडियो में मैं स्ट्रोक के मतलब गुफ्तगू करूँगा। स्ट्रोक यानी फालिज इज़ द फोर्थ लीडिंग काज ऑफ डेथ इन द यूनाइटेड स्टेट। के यूनाइटेड स्टेट में जो अमवात होती हैं स्पेशली इन मेडिकल सेटअप्स, फालिज चौथी बड़ी वजह है और इट इज़ वन ऑफ द मेजर काज ऑफ द लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी कि जो लोग डिसेबल हो जाते हैं यानी कि अपने रोज़मर्रा के काम नहीं कर पाते, उनमें उनकी सबसे बड़ी वजह फालिज है। पाकिस्तान में ये डाटा अनरिकॉर्डेड है और तकरीबन हर शहर में, क्या हर घर में या हर मोहल्ले में ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं जिन्हें ज़िंदगी में एक बार फालिज की एपिसोड ज़रूर होती है। हमारे पास जब क्लिनिकल सेटअप्स में या होम सेशंस के लिए अमूमन जो फालिज के मरीज़ होते हैं उनका घर पर जाकर इलाज किया जाता है, तो जब हमें कांटेक्ट किया जाता है उनकी फ़िज़ियोथेरेपी के लिए तो उस वक़्त वो क्रॉनिक स्टेजेस में होते हैं। क्रॉनिक स्टेज से मुराद अगर मैं आम ज़ुबान में कहूँगा तो मर्ज़ काफ़ी पुराना हो चुका होता है, आखिरी स्टेजेस के करीब होता है, तब हमें कांटेक्ट किया जाता है कि आएँ आप इनकी फ़िज़ियोथेरेपी करें। ऐसा पेशेंट जो क्रॉनिक स्टेज में हो वो एक तौर पर नाउम्मीद हो चुका होता है कि वो उस मर्ज़ से ठीक होगा और स्ट्रोक रिहैबिलिटेशन में यानी उसके इलाज में जो सबसे बड़ी जो ट्रीटमेंट प्लान होता है, जिसको हम बड़ी स्ट्रैटेजी को जो हम यूज़ करते हैं वो है मेंटल क्लियरेंस। के दिमागी तौर पर भी ऐसा मरीज़ मजबूत होना चाहिए कि वो ये विल पावर रखता हो कि वो ठीक हो जाएगा। और दूसरे तौर पर ऐसा पेशेंट उनकी फैमिली पर बर्डन बन जाता है फ्रॉम फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू एज़ वेल फ्रॉम सपोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू, कि ऐसे मरीज़ को हर वक्त कोई ना कोई दरकार होता है जो उसके छोटे मोटे काम कर सके, जैसे कि वाशरूम वगैरह लेके जाना, खाना खिलाना या वॉक के लिए लेके जाना, एक जगह से दूसरी जगह जाना। जब ऐसा मरीज़ अपने इर्द गिर्द लोगों का बदलता हुआ रवैया देखता है या जो लवाहिकीन हैं वो ऐसे मरीज़ को देखते हैं तो वो हिम्मत हार जाते हैं। तो कोताही कहाँ पे होती है? कोताही वहाँ पर होती है कि स्ट्रोक यानी कि फालिज को ठीक तरीके से डायग्नोज नहीं किया जाता। इसके जो अर्ली साइन एंड सिम्टम्स हैं, जो इसकी अलामात जब ज़ाहिर होना शुरू होती हैं तो उनको इग्नोर किया जाता है। ये वीडियो बनाने का बेसिक पर्पज़ ये था कि मैं थोड़ी सी जो मेरा सर्कल है, जो थोड़े बहुत मेरे दोस्त हैं फेसबुक पर या जो लोग भी मेरे साथ फेसबुक पर ऐड हैं, उनके ज़रिए एक अवेयरनेस क्रिएट की जाए कि फालिज को कैसे ट्रीट किया जाए। और अगर ऐसा केस आपको देखने को मिलता है, अगर आप डॉक्टर नहीं भी हैं तो उस केस में आपको क्या रद्द अमल ज़ाहिर करना चाहिए या क्या स्ट्रेटजी बनानी चाहिए कि उसका जल्द अज़ जल्द अच्छा इलाज किया जा सके और उसको अर्ली डायग्नोज किया जा सके। तो सबसे पहले तो फालिज के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि फालिज चीज़ क्या है। स्ट्रोक आम ज़ुबान में फालिज और मेडिकल टर्मिनोलॉजीज़ की बात करूं तो सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट यानी कि CVA, या आसान और सादा अल्फाज में कहूं कि स्ट्रोक ब्रेन अटैक है। जिस तरह हार्ट अटैक होता है कि आपके हार्ट के फंक्शंस कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं, इसी तरह इसको हम ब्रेन अटैक कहते हैं। ब्रेन अटैक के काफ़ी रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि इसको डेवलप करते हैं फ्रॉम ईयर्स टू ईयर्स। उन रिस्क फैक्टर्स पर फिर कभी बात होगी। ब्रेन अटैक में क्या होता है कि सडन न्यूरोलॉजिकल फंक्शन का लॉस हो जाता है, ठीक है, कि जितने भी आपके असाबी फंक्शंस हैं, जितनी भी आपकी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो न्यूरोलॉजिकल तौर पर यानी आपके असाब कंट्रोल कर रहे हैं, उनमें लॉस आ जाएगा। और वो लॉस किस वजह से होगा कि इंटरप्शन टू द ब्लड फ्लो और इंटरप्शन टू द ब्लड सप्लाई ऑफ दैट ब्रेन एरिया, कि आपके दिमाग को जो ब्लड सप्लाई जा रहा है उसमें किसी भी लेवल पर इंटरप्शन आ जाती है। ये इंटरप्शन के भी कुछ वजूहात होती हैं और इसी बना पर हम स्ट्रोक को डिफरेंट टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं। अगर इंटरप्शन किसी थ्रोम्बस की वजह से होती है तो उसे हम थ्रोम्बोटिक कहेंगे, अगर हैमरेज की वजह से होता है तो हम उसे हेमरेजिक स्ट्रोक कहेंगे। और यही आगे ट्रीटमेंट को
कंसीडर करता है कि अगर थ्रोम्बोटिक है तो उसका क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए, अगर हेमरेजिक है तो उसका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, विच आई विल डिस्कस एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। अर्ली साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो टाइम इज़ ब्रेन के ऊपर, यानी इस बात को मद्देनज़र रखते हुए कि टाइम इज़ ब्रेन, अमेरिकन हार्ट एंड स्ट्रोक एसोसिएशन ने कुछ अर्ली साइन एंड सिम्टम्स डिफ़ाइन किए थे, और इन अर्ली साइन एंड सिम्टम्स की बना पर आपको ये ज़ाहिर हो जाएगा कि अगर किसी में ये अर्ली साइन एंड सिम्टम्स, ये अलामात देखने को मिल रही हैं तो इसको ब्रेन अटैक हो सकता है, यानी कि स्ट्रोक हो सकता है। वो अर्ली साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं? लेट्स डिस्कस अबाउट इट। द फर्स्ट sign of the stroke is sudden numbness or weakness of the face, arm or leg, especially on one side of the body। कि सबसे पहली जो अलामत आपको देखने को मिलेगी कि जैसे ये मैं बात कर रहा हूँ, या मैं लेटा हुआ हूँ, या मैं सोया हुआ हूँ, एकदम से मुझे ऐसा महसूस होगा कि जैसे मेरे चेहरे में किसी किस्म की भी कोई सेंसेशन नहीं है, ये बिल्कुल सुन्न हो गया है, या इतना कमज़ोर है कि मैं बोल नहीं पा रहा। उसके बाद वो वीकनेस मुझे आर्म में भी महसूस होगी कि मेरे बाजू में जा रही है, वो ऐसे लटक जाएगा, हरकत भी नहीं करेगा, ऐसे कोई ऊपर लेके जाएगा तो वो यूँ ऐसे गिर जाएगा। इसी तरह मेरे लेग में भी इसी किस्म की सेंसेशन आएगी। सो दिस इज़ द फर्स्ट साइन ऑफ स्ट्रोक, और ये सबसे ज़्यादा एक साइड ऑफ द बॉडी में फ़ील होता है कि आपकी वन साइड ऑफ द बॉडी जो है वो पैरालाइज हो गई है। तो ये सबसे पहला साइन देखने को मिलता है। दूसरी अलामत जो फालिज में देखने को मिलती है वो है सडन कन्फ्यूजन, ट्रबल स्पीकिंग और अंडरस्टैंडिंग, कि एकदम से कन्फ्यूजन हो जाएगी। यानी कि अगर मैं एक जगह पर बैठा हूँ, ये मैं बात कर रहा हूँ, मिसाल के तौर पर ये मैं बात कर रहा हूँ, तो एकदम से मैं बोलना चाह रहा हूँ तो मुझसे अल्फाज की अदायगी नहीं हो रही, और इतनी कन्फ्यूजन है कि अगर कोई मुझे कोई बात बता रहा है तो मुझे उसको समझने में, यानी कि डिकोड करने में मुश्किल होगा कि ये मुझसे क्या कह रहा है। अगर ये सिम्टम आता है एकदम, तो आप चेहरे के एक्सप्रेशन से, बात करते हुए उसकी आंखों की हरकत से, कि कुछ लोग कन्फ्यूजन में इधर आगे इधर देखना, आप उनकी लिप रीडिंग कर सकते हैं कि क्या वो अल्फाज की अदायगी कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। इसमें एक बात ये होती है कि स्ट्रोक जब फालिज का अटैक आता है तो उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट बात होती है वो ये होती है कि ब्रेन का कौन सा एरिया जो है वो उस अटैक की वजह से इंजर्ड हुआ है। क्योंकि हमारे जो ब्रेन है, जो हमारा दिमाग है, उसमें अल्लाह ताला की ज़ात ने बहुत खूबसूरती से एरियाज़ बनाए हैं। हर एरिया का एक काम है कि वो हमारे जिस्म के किसी न किसी फंक्शन को कंट्रोल करता है। जब ब्रेन इंजरी होती है, ब्रेन अटैक होता है, स्पेशली इन स्ट्रोक, तो उसमें जो एरिया डैमेज हो, चेहरे की अलामात से इस चीज़ को जज किया जा सकता है कि ये सिम्टम्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तीसरा साइन जो स्ट्रोक में यानी कि फालिज में देखने को मिलता है वो है ट्रबल सीइंग इन वन और बोथ आइज़, कि एक आँख या दोनों आँखों से देखने में मुश्किल पेश आती है। यानी पेशेंट को या तो ब्लाइंडनेस फील होगी कि वो अंधा हो गया है, या उसको किसी भी चीज़ को देखने में धुंधला धुंधला सा महसूस होगा। अगर एक आँख में या दूसरी आँख में, क्योंकि ऑप्टिक नर्व जो कि सप्लाई कर रही होती है, जो कि बसीरत के सेंटर्स को भी, जो एक ऑप्टिक कियाज़मा पड़ा होता है हमारे ब्रेन में, अगर उसमें किसी किस्म का भी इंटरप्शन आए उसके ब्लड फ्लो में, ब्लड सप्लाई में, तो फिर ये साइन देखने को मिलता है। चौथा साइन जो देखने को मिलता है वो ये है कि सडन ट्रबल वॉकिंग, के चलते चलते मुश्किल पेश आने लगेगी, डिजीनेस, गशी तारी होगी, और इसके साथ साथ लॉस ऑफ बैलेंस, के जब हम खड़े होते हैं तो वी आर इन बैलेंस स्टेट। जो हमारे ब्रेन का एक पार्ट होता है, पार्ट ऑफ द ब्रेन, जो कि हमारे इस मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा होता है, जिसको हम बैलेंस बोलते हैं या इक्विलिब्रियम मेंटेन करते हैं। जिस्म के उस हिस्से को अल्लाह ताला ने बनाया ही इसलिए है कि वो इक्विलिब्रियम को मेंटेन करे, वो बैलेंस को मेंटेन करे, ताकि इंसान ग्रेविटी के जो फोर्सेस हैं उनके साथ चले
क्योंकि जब भी आप कोई मूवमेंट परफॉर्म करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उसके लिए बैलेंस बड़ा वाइटल होता है। तो जब स्ट्रोक का एक सिम्टम फॉलेज का ये भी आता है कि उसमें जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाता है। उसके अलावा हम अपने जिस्म में जितने भी फंक्शन परफॉर्म करती है हमारी बॉडी, वो एक कोऑर्डिनेशन में होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैंने शेल्फ़ से कोई चीज़ उतारनी है तो उसके लिए कोऑर्डिनेशन होगी कि मेरे जिस्म, अब मैं समटाइम्स ऐसे होता है कि मैं बैठे बैठे ऐसे कर रहा हूँ, या मैंने ये मेरे सामने एक बॉल पड़ा हुआ है, इस बॉल को मैंने उठाना है। डैट मूवमेंट इज़ परफॉर्म विद कोऑर्डिनेशन, कि कोऑर्डिनेशन है जिसके साथ ये मूवमेंट मैं परफॉर्म कर रहा हूँ। अगर वो कोऑर्डिनेशन भी डिस्टर्ब हो जाती है कि अजीब सी रिदमिक सी मूवमेंट होती है। इसीलिए अगर आपने देखा होगा कि जो फालिज के मरीज़ हैं उनका हाथ यहाँ तो इस स्टेट में रहता है, या वो कोई चीज़ ग्रैब नहीं कर सकते, या हाथ को ऊपर उठा नहीं सकते। वो तो उस स्टेट में जो कोऑर्डिनेशन है उनकी वो डिस्टर्ब हो चुकी होती है और वो कोई मूवमेंट परफॉर्म नहीं करते। इजी टास्क भी उनके लिए मुश्किल हो जाते हैं, और मुश्किल टास्क तो परफॉर्म करना बिल्कुल ही एक अपहिल टास्क होता है। पाँचवा और आखिरी काज ये होता है कि सडन और स्वेयर किस्म का हेडेक होता है जिसकी कोई काज नहीं होती। और अगर ये अलामतें देखने को मिलें तो क्या करना चाहिए? 911 यानी कि जो एमरजेंसी नंबर है, या कोई भी जो एमरजेंसी सर्विस नंबर है, एमरजेंसी हेल्थ नंबर है, उसके ऊपर कॉल करनी चाहिए ताकि बेसिक लाइफ सपोर्ट के साथ एक जो एम्बुलेंस है वो भेजी जा सके। दूसरा यह है कि जब फालिज का अटैक आया है आपने उस टाइम को नोट डाउन कर लेना है। अक्सर हम पेशेंट से हिस्ट्री पूछते हैं, स्पेशली इन दी एक्यूट केसेस, कि कब हुआ ये अटैक। तो पहले तो उन्हें पता ही नहीं होता कि ये फालिज का अटैक था, क्योंकि उन्हें लगा ये बात करते करते गिर गए, इनके सर में दर्द हुआ। या अक्सर जो पेशेंट हैं वो वॉशरूम में गिर जाते हैं, वहाँ पे उनके साथ ऐसी एपिसोड्स होती हैं। अमूमन नाइट टाइम जब वो रात को उठते हैं तो तब ये देखने को मिलता है। तो कब कितनी देर के लिए वो पेशेंट पड़ा रहा है किसी को कोई पता नहीं चलता, और ना उसके लिए इन एमरजेंसी नंबर पर कांटेक्ट किया जाता है, और ना हमारे पाकिस्तान में इस तरह का कोई रिवाज है कि स्पेशली फालिज के केसेस में एमरजेंसी नंबर पर कांटेक्ट करके उन्हें बुलाया जा सके। जब आप ये पॉइंट नोट करते हैं तो उसके बाद, इन पॉइंट्स के बाद जब आपकी हिस्ट्री ली जाती है, उस हिस्ट्री की बेस पर फिर डायग्नोसिस बनता है और फिर एक ट्रीटमेंट प्लान बनता है। टाइम नोट डाउन करने की मैंने बात इसलिए की क्योंकि अगर तो इमीडिएट एक्शन ले लिया जाए, यानी कि फालिज अटैक हुआ है और उसी वक्त आप पेशेंट को हॉस्पिटल ले गए हैं या किसी स्ट्रोक सेंटर ले गए हैं, तो वहाँ पर अगर तो उसका थ्रोम्बोटिक है यानी कि थ्रोम्बोसिस बना है, तो उसी वक्त ही वो एक ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं, एक एंजाइम देते हैं जो कि क्लॉट को डिज़ोल्व करता है, उसको सबसाइड कर देता है उस क्लॉट को। क्योंकि थ्रोम्बोसिस में क्लॉट बन जाता है तो उसके लिए एक एंजाइम होता है जिसको हम टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर यानी TPA बोलते हैं, उसको एडमिनिस्टर किया जाता है। जैसे ही वो एडमिनिस्टर होता है विद इन 3 आवर्स वो उस क्लॉट को डिज़ोल्व कर देता है और वो क्लॉट फिर फैलता नहीं है, या उसकी सिवियरिटी उतनी नहीं बढ़ती कि लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी हो, जो फंक्शंस हैं वो सबसाइड हो जाते हैं। इसी तरह अगर तो ये सिम्टम्स जो मैंने 5 सिम्टम्स बताए हैं, ये 24 घंटे से ज़्यादा अगर किसी पेशेंट में देखने को मिलते हैं कि ही इज़ सफरिंग, वो उसमें ये 5 सिम्टम्स आप बार बार देख रहे हैं, वो सबसाइड नहीं हुए। कुछ लोगों को ये अटैक आता है और जो सिम्टम्स हैं वो रिज़ॉल्व हो जाते हैं विद इन सम हावर्स। अगर तो ये 24 घंटे से ज़्यादा होंगे तो फिर ये कंफर्म है कि दिस इज़ एन एपिसोड ऑफ स्ट्रोक, और अब ये उस रिहैब सेंटर पर या हॉस्पिटल पर डिपेंड करता है कि वो आगे उसको कैसे लेकर चलते हैं। अमूमन केसेस में ये होता है कि CT प्लान किया जाता है, यानी कि कंप्यूटेटेड टोमोग्राफी। उसमें वो लोकेशन ऑफ ब्रेन इंजरी देखते हैं कि ब्रेन के किस हिस्से में इंजरी हुई है। अब उस हिस्से की बना पर आगे उसको स्ट्रोक की फर्दर टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। कभी मौका मिला तो उस पर भी बात होगी कि वो टाइप्स कौन सी हैं। उसके बाद अमाउंट ऑफ कोलैटरल ब्लड फ्लो देखा जाता है कि ब्लड फ्लो में कितना डैमेज आया है। उस डैमेज के बाद फिर एक ट्रीटमेंट प्लान बनाया जाता है। उस ट्रीटमेंट प्लान की बना पर फिर फिजियोथेरेपी को इंटीग्रेट किया जाता है।
ताकि फ़िज़ियोथेरेपी से क्या होता है कि मूवमेंट जो है वो उसकी वो बहाल रहती है। अगर तो साथ साथ एक्यूट मैनेजमेंट उसकी स्टार्ट हो गई है तो उसमें क्या होता है कि जो सिम्टम्स हैं जो पेशेंट है वो विद इन 1 to 2 मंथ to 3 मंथ्स वो बिल्कुल फिट हो जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद हमने जो उसका सेकंड अटैक होता है उसको प्रिवेंट करना होता है। ये आगे रिहैब के प्रोसेसेस हैं और इनकी फ़र्दर बहुत डिटेल्स हैं, हर टाइप की डिफरेंट हो जाती है। वीडियो का मकसद ये था कि एक अवेयरनेस क्रिएट की जाए। इफ़ यू फाइंड इट वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन शेयर इट। और अगर आपके इर्द गिर्द पड़ोस में या इवन सम केसेस हैं जिनको आप ट्रीट करवाना चाहते हैं तो काइंडली कॉन्टैक्ट ऑन द गिवन नंबर।